हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके पहले हम लोगों ने क्लास 6 की ज्योग्राफी पूरी ख़त्म कर रखी है और उसके सारे क्वेश्चन आंसर भी कर रखे हैं। तो अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। अब इस चैप्टर में हमको ये चीज़ बताया जाएगा कि जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं, इस पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मेटल पाए गए हैं और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। लिखा हुआ है हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। जाहिर सी बात है कि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है और ये लगातार घूम रहा है अपनी धुरी पर। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो यही सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है। ये देखिए चित्र 2.1 में बताया गया है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को पर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम से जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl कहते हैं। C मीन्स सिलिका तथा L मीन्स एल्यूमिनियम। ठीक है, और इसको ऐसे हम लोग पहले आप लोगों को बता देते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं सियाल, फिर शीमा, फिर निफे। ठीक, ये हमारी पर्पटी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये होता है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम। निफे का है निकिल और फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए सिलिका यहाँ पे बताया गया है, फिर शीमा बताया गया है। शीमा मीन्स होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक, यही चीज़ के बारे में जो भी हमने बताया वही चीज़ है। ठीक, पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है, पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है। ये देखिए फिगर, आप लोग अगर ये समझ जाएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, कि किस चीज़ के बारे में कह रहा है। ये जो दिखाया गया है फिगर, ये देखिए, ये क्या है, हमारा स्थल मंडल जिस पे हम लोग रहते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, और ये पर्पटी है। इसी को इसके जस्ट अंदर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये है हमारा मेंटल, फिर है ये इसके नीचे वाला क्रोड मेंटल, फिर बीच वाला भाग सीमा और ये बाह्य क्रोड है। ठीक है, और ये हमारी आंतरिक क्रोड है। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये इसी में है जो सियाल, सीमा और निफे पाया जाता है। ठीक है, पर्पटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। आंतरिक परत क्या है, क्रोड है। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक खोदना पड़ेगा गहराई। ठीक है, अब है महाद्वीपीय पर्पटी एवं महासागरीय पर्पटी। ठीक, यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा महासागर है, ये महासागरीय पर्पटी है जो इसके जस्ट नीचे है। ये महाद्वीप है और महाद्वीप पर्पटी जस्ट इसके नीचे। ठीक, यही चीज़ इसमें बताया गया है। फिर इसमें लिखा है कि इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है जिसकी त्रिज्या लगभग 35 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसे निफे, निकिल तथा फेरस कहते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, निफे, निकिल और फेरस। ठीक है, ये लिखा है शैल एवं खनिज। अब इसके बारे में इसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही पर्पटी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। अब इसमें खनिज, शैल एवं खनिज पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की पर्पटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की पर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के
किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। आग्नेय शैल, अवसादी शैल एवं कायनांतरित शैल। आग्नेय को इग्नियस शैल कहते हैं, अवसादी को सेडिमेंट्री और कायांतरिक को मेटामॉर्फिक शैल। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है ये। फिर अब यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। इग्निशियस लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि, और सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामॉर्फिक इसका ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ते हैं। ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्वेदी शैल एवं बहिर्वेदी शैल। क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृश्य अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक, यही चीज़ इसमें समझाया गया है कि जो हमारा मैग्मा होता है, देखिए कुछ तो मैग्मा बाहर निकल आता है, कुछ अंदर ही रह जाता है। जो अंदर रह जाता है वह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और उसके बाद जो है वो एक ग्रेनाइट शैल का रूप ले लेता है। ठीक है, फिर है कि जो टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं वो अवसाद, छोटे छोटे कणों जो होते हैं उनको अवसाद कहते हैं और वो एक स्थान पर जमा हो जाते हैं। फिर ये अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन अवसादी शैलों पर जीवाश्म भी हो सकते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ठीक, आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत इसका बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि। अपने दादा दादी पड़ोसियों से पूछिए कि कौन कौन से खेल और भी हैं। ठीक है, अब ये देखिए स्मारक भी हैं जिसमें ताजमहल में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है और लाल किला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। लिखा हुआ है नीचे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर
ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैग्मा है, मैग्मा से ये आग्नेय, फिर अवसादी, फिर अवसादी शैल, ये अवसाद है, फिर एक कायांतरित शैल। ठीक है, ये इसका एक चक्र दिया हुआ है शैल का। आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है कि शैल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती है। इसमें लिखा हुआ है कि शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो ये यही चीज़ था, इसमें जो है बताया गया था शैलों के बारे में। और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो इसके अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी है? तो पृथ्वी की तीनों परतों के नाम जो है यहाँ पर दिए हुए हैं पहले ही। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है होगा पृथ्वी की 3 परतें कौन कौन सी हैं। तो इसमें होगा, हम बोल रहे हैं, आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, जैसा कि फिगर में भी बताया गया था। शैल क्या है? ठीक, तो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैलें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। फिर है कि 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ये हमारी 3 प्रकार की शैलें हैं। फिर है बहिर्वेदी एवं अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है। ठीक, तो इसमें आपको निर्माण के बारे में पूरा बताना पड़ेगा टोटल। तो हम बोल रहे हैं बहिर्वेदी आग्नेय शैल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से शैल बने शैल को बहिर्वेदी शैल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। अब अंतर्वेदी शैल का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का उदाहरण है। अब है अगला क्वेश्चन, शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र का ये फिगर भी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं फिगर कहाँ पे बना हुआ है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो है शैल चक्र का क्या है, ये फिगर है, ये वाला आप लोग देख सकते हैं। ठीक, अब है फिर अगला क्वेश्चन हमारा, शैलों के क्या उपयोग हैं। शैलों का उपयोग क्या है? जैसे इनका निर्माण जो है किला बनाने में किया जाता है, भवन निर्माण में भी सहायक होते हैं, सड़क निर्माण में सहायक होते हैं, विभिन्न खेलों में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, फिर कायांतरित शैल क्या है? आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर है सही और गलत का ये वाला करना है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको दिया है कि द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय होते हैं। ठीक है, ये वाला सही होगा। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत
क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं? तो ये खनिज के उदाहरण है। सैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये औषधि सैल होते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या होती है? पर्पटी। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक, क्रोड, क्रोड को आपको मिलाना है। फिर खनिज है, शैल है, चिकनी मिट्टी, सीएल। ठीक, तो इसको मैं मैच करा देती हूँ। क्रोड का हो जाएगा सबसे भीतरी परत, जिसको भी आपने पढ़ा है ये वाला। फिर है खनिज, तो खनिज में इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो इसमें हो जाएगा ये वाला। फिर है शैल, शैल का निर्माण जो है सड़क इमारत बनाने में किया जाता है, ये हो जाएगा। चिकनी मिट्टी स्लेट में बदलता है, ये वाला हो जाएगा। ठीक, फिर है सीएल, सिलिका और एल्युमिनियम, ये वाला हो जाएगा हमारा इससे। ठीक, तो इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन है कि कारण बताएं। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है। औषधि सैल अवसाद से बनती है। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो इसका हम लोगों को आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, तो इसके कारण क्या क्या हैं? पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। ठीक, फिर है औषधि सैल अवसाद से बनती है। तो इसका हो जाएगा कि सैल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। और जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो उन्हें हम अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद जो है हवा से, जल से जब चलता है, मतलब पानी बहता है और जब हवा चलती है, तो ये अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जमा हो जाते हैं। जब जमा हो जाते हैं तो ये इसमें एक प्रकार का दाब भी लगता है और ये कठोर हो जाते हैं, मतलब एकदम चिपक जाते हैं दूसरे से। फिर एक सैल का निर्माण करते हैं जिसको हम अवसादी सैल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे बलुआ पत्थर, रेत के दाने। ठीक है, इनसे मिलकर ये बनते हैं। इन सैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सैलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। चूना पत्थर एक औषधि सैल है। औषधि सैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कार्यांतरित सैलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आप लोग ये सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और एक दूसरे तक पहुंचाइएगा ताकि आप लोगों को पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।